नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा सरकार की। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और जो मुख्यमंत्री का जो पेच था, आज वो पेच भी खत्म हो चुका है। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं नायब सिंह सैनी। गृह मंत्री अमित शाह जी मीटिंग के अंदर घोषणा करते हैं और जिनके नाम का प्रपोजल रखा गया वो कृष्ण बेदी जी और अनिल विज के द्वारा रखा गया। आज मुख्यमंत्री तो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन कौन बनेगा मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर, किसके सिर सजेगा ताज मंत्री पद का, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामीण भारत के डायरेक्टर कुलदीप पूनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद और सभी तमाम दर्शकों का धन्यवाद। मुख्यमंत्री के नाम का जो पेज था पिछले कई दिनों से एक रूमर से चले हुए थे, जो भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, उसका आज जो है पटाक्षेप हो चुका है। आज मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। बिल्कुल, क्या मानते हैं, क्या ऐसा कुछ था भी? देखिए रघुवीर जी, मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री के नाम पे जितने सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव थे या सोशल मीडिया पर एक खबर जानबूझकर बनाई जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह जी अभी पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। बिल्कुल, यही जनाबे आली हरियाणा के अंदर आए थे और रैली में साफ शब्दों में बोल के गए थे कि हमारा जो चेहरा है, हमारा चेहरा नायब सिंह सैनी है। तो यह बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी, क्योंकि अमित शाह जी आपको पता है फाइनल अथॉरिटी हैं, मोदी और अमित शाह। जब अमित शाह जी ने चुनाव से पहले ही बोल दिया था कि बीजेपी का हरियाणा में चेहरा नायब सिंह सैनी है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। परंतु आप जानते हैं कि देखिए खबरों की दुनिया है, बिल्कुल सोशल मीडिया का युग है, तो कुछ लोग व्यूज बढ़ाने के लिए या फिर कई बार खबरें चलवाई भी जाती हैं, कई बार उसी पार्टी के नेता भी चलवा देते हैं अपना कद बड़ा करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए। मेरे हिसाब से यह बात सिर्फ यहीं तक सीमित थी। बीजेपी के अंदर जो मुझे जानकारी है, क्योंकि इस मुद्दे पर मेरी 2-3 दफा जो हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया जी, उनसे बड़ी लंबी चर्चा हुई है कि ऐसा कुछ है भी क्या। उन्होंने साफ कहा था, पूनिया जी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल और केवल नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और बीजेपी जब कोई फैसला कर देती है, जब किसी चेहरे को आगे रख के चुनाव लड़ती, तो उस बात पे कायम रहती है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से ये खामखा की चर्चा थी। बिल्कुल, मेरा भी यही विचार है। ये खामखा की एक एक्सरसाइज थी। हाँ। जो विपक्षी लगा लीजिए या यूं कह लीजिए जो दल के अंदर कुछ नेता हैं जो अपने कद को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। लेकिन उन्हें भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये तो जो मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। इसमें एक चीज और देखिए रघुवीर जी, एक बड़ा नाम लिया जा रहा था अनिल विज का। हाँ जी। और बीजेपी की बड़ी खास बात है, आपने राजस्थान में भी देखा होगा कि वसुंधरा नहीं मानेंगी, वसुंधरा नहीं मानेंगी। जिस शर्मा जी को, भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, उसकी प्रस्तावक है वही थी वसुंधरा। और हरियाणा में भी जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके मुख्य प्रस्तावक है अनिल विज ही है। बीजेपी जिनका नाम ये होता नहीं कि वो विरोध में है, उन्हीं को मुख्य प्रस्तावक बनाती। यही इस पार्टी की खूबसूरती है और यहीं से इनका अनुशासन झलकता है। बिल्कुल, अनुशासन की बात की जाए तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, 2014 में सरकार बनी थी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की, तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी। एंटी इनकम्बेंसी का इतना शोशेबाजी या इतना जोर चलाया जा रहा था मीडिया के ऊपर या चैनल्स के ऊपर भी, जिसकी वजह से ये सरकार जाने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 48 सीटों के साथ। और अब मंत्री, जो भी सरकार के अंदर मंत्री बनेगा तो अपने आप में वो नायाब ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ही चुनिंदा चेहरे, पुरानों की अगर बात करें, मंत्री अपने घर बैठ चुके हैं। उनमें कई ऐसे नाम दिग्गज जो चेहरे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो सब अब घर बैठ चुके हैं, हार चुके हैं, आराम कर चुके। समझ गई जनता जो हमें इशारा करना चाहता हूं। तो यहाँ पर अब कौन कमान संभालेगा प्रदेश की, हरियाणा सरकार की, तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लगता है आपको भी, कितने शहरों को या कितने मंत्री जो बनाए जा सकते हैं इस सामंजस्य को? हाँ, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। अगर देखो, मुझे लगता है रघुवीर जी, कल 10-11 मंत्रियों को शपथ दिलाया जा सकती है मुख्यमंत्री के साथ है।
क्योंकि कुछ ये खाली रखेंगे। देखिए जो टोटल होता है, टोटल 1/3 को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है, प्रोटोकॉल है। तो मुझे लगता है कि कल ये 10 लोगों को शपथ दिलाएंगे, 10-11 लोगों को, ठीक है, और बाद में कुछ बचा के रखा जाएगा कोटा, जब इनको लगेगा कि कोई नाराज है या कोई क्षेत्र रह गया है या कोई जाति रह गई है जिसको साधा जाए, कोई समीकरण फिट बैठाया जाए, उसके हिसाब से बाकी चेहरों को बाद में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अगर हम सरसरी नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि जो चेहरे हैं, क्या मैं उनका नाम लूं, आप बताएं थोड़ा मुझे। जो सबसे पहले अगर हम हिसार जिले की बात कर रहे हैं, हिसार जिले में किसके सिर पे ताज बन सकता है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की इतनी उम्मीद नहीं थी भी लोकसभा के जैसे नतीजे आए थे, भी विधानसभा में ये रहेगा। रणधीर पनिहार भी जीतते हैं, रणवीर सिंह गंगवा भी जीतते हैं जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं। हालांकि हिसार की सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती थी, लेकिन वो कुछ ऐसे समीकरण बने भी, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। भव्य बिश्नोई हार चुके हैं, ठीक है। तो कई ऐसी चीजें यहाँ पर भी बहुत हिसार में उल्टफेर हुआ है। तो क्या लगता है हिसार के अंदर से कौन ऐसा चेहरा होगा जिसे मंत्री बनाया जा सकता है? देखिए हिसार के बारे में आप पूछें, उससे पहले थोड़ा सा हम दर्शकों को ये बता दें कि देखिए ये समीकरण के हिसाब से अगर हम चर्चा करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 जाट चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, 2 ओबीसी वर्ग से शामिल करेंगे, 2 ब्राह्मण, मुझे लग रहा है कि 2 ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और 2 पंजाबी चेहरों को भी मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 2 चेहरे होंगे एससी वर्ग से भी, मुझे लग रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। बिल्कुल। और उस लिहाज से अगर हम देखें, अगर हम बीसी वर्ग की बात करें, तो बीसी वर्ग से हिसार से बरवाड़ा से जो जीतते हैं, रणबीर सिंह गंगवा बड़ा नाम है, बड़ा नाम, और बीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछली बार भी वो डिप्टी स्पीकर थे, हाँ जी, और इस बार बरवाड़ा से अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हैं, जहाँ की उम्मीद नहीं थी कमल खिल सकता है यहाँ पे, वहां पर उन्होंने कमल खिलाया, और ये भी अपने आप में उनके कद को बढ़ाता है, उनकी मेहनत को दर्शाता है। बिल्कुल रघुवीर जी, देखिए आपने लोकसभा को भी आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया है, और अभी हम विधानसभा चुनाव को भी कवर कर रहे थे, और जो एक माहौल इस प्रकार का बन गया था, हम पहले चर्चा भी करते थे कि बरवाला से अगर रामनिवास घोडेला को टिकट मिलती है तो यह टिकट कांग्रेस के खाते में जाएगी। ऐसी चर्चाएं बिल्कुल थी, और लग भी रहा था। तो देखिए इस चीज में हम नहीं जाना चाहते, सबको पता है कि मेरे हिसाब से घोडेला ने जानबूझ के हार की माला को जबरदस्ती दूसरे से छीन के अपने गले में डाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये एक चर्चा का विषय, बाद में इस चर्चा में कभी इस पे चर्चा भी करेंगे कि उन्होंने कैसे डाला। यहाँ पर एक कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, रणबीर गंगवा ने अथक मेहनत की, और सबसे बड़ी चीज क्या रही गंगवा जी की, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके बराबर में वो टिकट मांग रहे थे, उनको मनाया, और आसान नहीं था, क्योंकि रणबीर गंगवा जी नलवा हल्के से यहाँ भेजे गए थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। परंतु फिर भी उन्होंने, जितने भी बीजेपी के नाराज लग रहा था कि मुझसे नाराज हैं, पर्सनली घर पे गए, और उन्होंने 2 दिन तो इसी काम में लगाए, उनको मनाया, और फिर सभी लगे जुटे, सबने जी तोड़ मेहनत की, और फिर अच्छा नतीजा निकला, एक अच्छे खासे मार्जिन से जीते। तो जिस प्रकार से उनकी जीत हुई, मेरे हिसाब से उनको पारितोषिक मिलना लग रहा है कि मुझे मिलेगा। बिल्कुल, उनको मिलना भी चाहिए, नाम भी बड़ा है। हाँ। लगातार पिछली बार 3 बार से विधायक भी हैं, और एक अदर कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पार्लियामेंट्री सीट पे जाके चुनाव जितवाना, और जहां से आज तक कभी बीजेपी जीती नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में पूरा नंबर बनते हैं, और बीसी वर्ग का बड़ा चेहरा पूरे हरियाणा का चेहरा भी, बिल्कुल एक चेहरा तो ये हो गया। अगर बीसी वर्ग में दूसरे चेहरे की बात करें तो किसका नाम लेना? दूसरे की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए बीसी वर्ग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए जो यादव बहुल क्षेत्र है, हाँ जी, यादव बहुल क्षेत्र हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है जी। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में उन्होंने अच्छी खासी सीटें जितवाई थी, 2019 में भी उन्होंने 8 सीटें जितवाई, और इस बार उन्होंने 11 में से 10 सीटें जितवाई हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो यादव कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी में 2 चेहरे हो सकते हैं। ओके। और यादव कम्युनिटी बीसी में भी आती है, बीसी में आती है। तो उनमें एक नाम लक्ष्मण यादव का चल रहा है कि लक्ष्मण यादव को बनाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको बनाया जा सकता है।
आरती राव को भी बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आरती राव को कल की बजाय जो सीटें बचेंगी बाद में नेक्स्ट टाइम में जब ये विस्तार करेंगे मंत्री, तो लक्ष्मण यादव को बनाया जा सकता है। लक्ष्मण यादव जी की सीट बदली गई, उनको रेवाड़ी से और बदला गया, बिल्कुल, और उसके बाद भी वो जीतते हैं और अच्छा चेहरा, अच्छी पकड़ है, शरीफ लोगों में उनकी गिनती होती है और वो इंद्रजीत के विश्वास पात्र आदमी हैं, भरोसे के लायक हैं और उनकी कहीं न कहीं हाईकमान से भी अच्छी पटती है, तो एक नाम उनका हो सकता है। और अगर फिर हम बात करें एससी की, एससी वर्ग में मुझे लगता कि कृष्णपाल पवार हैं, कृष्णलाल पवार हैं। कृष्णलाल पवार जी हाईकमान के भी फेथफुल हैं, बिल्कुल, खट्टर साहब की गुड बुक में भी हैं और सैनी साहब की गुड बुक में भी हैं, तो उनको बनाया जा सकता है। पहले भी वो रहे हैं, पहले वाले कार्यकाल, राज्यसभा की सीट इन्होंने छोड़ दी है और ये जीते हैं, तो इनका भी मुझे लगता है कि दाव लग सकता है। अगर हम दूसरी बात करें तो एक विमला चौधरी हो सकते हैं, पटौदी से जीत कर आई हैं, यह भी राव इंद्रजीत की गुड बुक में है, उन्हीं के कहने पर टिकट दी गई थी। और राव साहब अगर मान लिया कल आरती राव को मंत्री नहीं बनाया जाता है, इनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो उसमें कहीं न कहीं राव साहब को यह संकेत जाएगा कि आपके चेहरे हैं, जो पसंदीदा चेहरे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और हम आरती राव को भी शामिल करेंगे, तो उनको भी संकेत जाएगा, वो नाराज भी नहीं होंगे, तो इनको भी बना जा सकता है। मैं ऐसे की बात करूं, महिला कोटा भी अगर हम बात करें तो महिला कोटा की तकरीबन बीजेपी की 4 ही महिलाएं जो जीती हैं, जिनमें से एक आरती राव है और एक ये बिमला चौधरी दोनों राव इंद्रजीत जी के मतलब गुड बुक में है। हाँ जी। तो और फिर अगर हम जाट कम्युनिटी की बात करें, देखिए जाट कम्युनिटी आपको बता कि हरियाणा की एक मुख्य कम्युनिटी है, बिल्कुल, तो उसको दरकिनार करके नहीं आगे बढ़ा जा सकता है और बीजेपी भी यह चीज जानती है, उनको पता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद किसी जाट को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उससे जाट वर्ग को भी साधा जा सकता है, परंतु अगर डिप्टी सीएम ये नहीं बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी की रवायत नहीं रही हरियाणा में, बहुमत में है सरकार, तो अभी कोई डिप्टी सीएम का कोई औचित्य भी नहीं, क्योंकि पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी। हाँ, तो डिप्टी सीएम में मुझे लग रहा था कि ये महिपाल डांडा जी को बनाएंगे, परंतु अगर उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे तो उनको मंत्रिमंडल में 100% शामिल किया जाएगा और अच्छे मंत्रालय दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप हर बार देखेंगे, अभी पीछे भी जो जेपी दलाल जी थे वो पावरफुल मिनिस्टर थे, हार गए, वो एक अलग विषय है, परंतु बीजेपी की तरफ से जाट वर्ग को साधा गया था, इस बार भी साधा जाएगा। और मुझे लगता है कि इस जाट वर्ग की अगर हम बात करें तो सुरती चौधरी का भी नंबर लग सकता है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभाल रही हैं और बड़ा नाम रहा चौधरी बंसीलाल का हरियाणा की राजनीति में, और बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि जो भिवानी में जो सीटें जीत के आए हैं ये लोग, वो इनकी वजह से आए हैं और जाट वोट अच्छा खासा आया है। अगर कोई भाई मुगालते में, जो मेरा पर्सनल आंकलन है, मुझे लग रहा है कि 30 से 35% जाट वोट बीजेपी को मिला है सर। तो इतना वोट अगर जाट कम्युनिटी का इनको आया है तो इन कई चेहरों की बदौलत आया है, तो उसमें सुरती चौधरी को भी साधा जा सकता है। अगर हम बात करें पंजाबी वर्ग की, तो पंजाबी वर्ग में मुझे लग रहा है कि पंजाबी वर्ग के जो बड़े चेहरे हैं तो उनके अंदर जैसे हम जिक्र कर सकते हैं, जो अपना प्रमोद विज हैं, अनिल विज हैं, तो इनमें से अनिल विज का मुझे लगता है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बड़ा चेहरा है, लगातार 7वीं बार विधायक बनी है। हाँ, और पार्टी के भी मतलब प्रति पूरा इनका ईमानदारी है, वफादार है, बिल्कुल पार्टी भगत है, शुरू से ही अपने दम पे जीत के आते हैं, लगातार कई बार से जीत रहे हैं और विषम परिस्थितियों में भी जीतते हैं। और अगर हम बनिया समुदाय की बात करें तो बनिया समुदाय से विपुल गोयल को मुझे लगता है कि उनको बना जा सकता है। वो पहले भी रहे हैं विपुल गोयल, हाँ विपुल गोयल पहले भी रहे हैं, तो उनको बना जा सकता है। और हम कर रहे हैं बात ब्राह्मण कम्युनिटी की, अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो अरविंद शर्मा को बनाया जा सकता है। और अगर लगता है कि दादा गौतम कहीं फिट बैठते, वैसे वो फिट बैठने वालों में से नहीं है, तो बीजेपी हो सकता है उनके नाम पर भी विचार करे। परंतु अब नहीं लग रहा, आगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा पहले वो देखेंगे
कि हम अगर मंत्री नहीं बनाते हैं दादा गौतम को तो वो इस चीज को किस रूप में लेते किस रूप में लेते हैं। तो उसके बाद देखा जाएगा तो उनको किया जा सकता। जाट चेहरों में हम एक नाम की चर्चा और भी कर सकते हैं, सुनील सांगवान की, हाँ जी। जो दादरी से जीत के आए हैं, पढ़े लिखे हैं, जेलर हैं और कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। अगर हम बात करें राम रहीम की, राम रहीम को जो पैरोल मिली है तो वो बीजेपी के इशारे पे मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो राजनीतिक बिल्कुल और बिल्कुल सभी दाव खेले जाते हैं, सभी दाव खेले जाते हैं। और अभी जो समीकरण आ रहे हैं या जो हमें चीजें मिल रही, इनपुट आ रहे हैं, तो डेरा का वोट बीजेपी को मिला भी है और उसमें इस जनाब का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये जेलर थे तिहाड़ के और इन्होंने उनको सुनारिया जेल से उनको बार बार पैरोल दी है, तो इसमें इनका एक अच्छा खासा रोल है। तो बीजेपी इनको भी पारितोषिक दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी रही बात जो बाकी वर्ग बच गए हैं, जैसे बीच में एक आ जाता राजपूत वर्ग, हाँ जी, तो राजपूतों में से श्याम सिंह राणा को भी मतलब मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी साधा जा सकता है। और राजपूत वोट अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी के पाले में राजपूत वोट लगातार जा रहा है और बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है, वो बीजेपी को जितवाने का काम कर रहा है, बिल्कुल। तो उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इन चेहरों में कल आप देख सकते हैं, कई चेहरे आपको शपथ लेते हुए दिखाई देंगे रघुवीर भाई जी। बाकी जो बचेंगे उसमें देखा जाएगा भाई कोई वर्ग, क्योंकि देखिए एक बार मंत्रिमंडल का बनता है तो उसके बाद से जनता की भी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि हमारे जिले से नहीं बना, हमारे समुदाय से नहीं बना, हमारी जाति से नहीं बना। कश्यप समुदाय है, कश्यप हाँ, समुदाय, वो उनका भी एक नाम चर्चा में नाम चल रहा है, तो वो राज्य मंत्री बनाना है, तो इन छोटे छोटे समुदाय जो बच गए इनको भी साधा जाएगा। मुझे लग रहा है कि कल ये 10 के आसपास मंत्री बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो साथियों, जैसे कि हमने चर्चा की आज कल कौन शपथ ले सकते हैं, ये हमारा आकलन है। जिस भी तरीके के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं वो आपके साथ साझा किए हैं, क्योंकि जब एक सरकार बनती है तो इस सरकार बनाने के अंदर सभी समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो मतलब कह सकते हैं उनकी वरीयता का समीकरण हो, भी कौन कितना पुराना है, कितना अनुभवी है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मतलब डिप्टी स्पीकर के पद है, ये अलग है, इनको भी साधा जाएगा किसी न किसी तरीके से, तो वहाँ पर भी जो फिट बैठेगा उसको ज़रूर तवज्जो दी जाएगी। हम आपसे कल अवश्य मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, सरकार जब फॉर्म हो जाएगी, जब सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी, तब हम आपसे दोबारा मिलेंगे और नामों के ऊपर चर्चा करने के लिए। अगर इनमें से कोई नाम रह जाता है, नया नाम आता है, तो हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।